करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर अजीबोगरीब चीजों का नजर आना, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी घटना थी। वो नजारा बेहद ड्रामेटिक था। दूर दराज की चोटियों पर वो अनजान जीव दिखाई दिए। वो इंसान और परिंदे के बीच के जीव लगते थे, लेकिन उनका रूप बहुत ही डरावना था। बादलों के पार लड़ी गई वो प्राचीन लड़ाइयां। हम पहाड़ों पर बने उस सैनिक ठिकाने की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह काम कर रहा था और वहां से एलियंस के खिलाफ जंग लड़ी गई थी। क्या दुनिया की उन ऊंची ऊंची चोटियों से जुड़ी कहानियां महज एक कोरी कल्पना है, या ये भी हो सकता है कि दुनिया के उन ऊंचे पहाड़ों पर गुपचुप तरीके से कोई अनजान सभ्यता रह रही थी? वो चोटियां आसमान और उसके आसपास बसी दूसरी दुनियाओं के सबसे करीब हैं। शायद इसी वजह से वो हमारे और उन दूसरी दुनियाओं के बीच संपर्क और बातचीत के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती हैं। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को एक बेहतर दिशा दी थी? और अगर ये सच है तो क्या इस बात के सबूत हमें पृथ्वी के सबसे रहस्यमय पहाड़ों पर मिल सकते हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? और क्या वो वापस आएंगे? इन सवालों के जवाब हम आज के इस सफर में ढूंढेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ब्रह्मांड के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और विज्ञान से जुड़ी गहराइयों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस खोज का हिस्सा बने। चलिए अब चलते हैं हिमालय की उन चोटियों की ओर जहां सदियों पुराने राज दफन हैं। नेपाल 2007। हिमालय पर्वतमाला के एक दूर दराज के इलाके में कुछ रिसर्चर्स कटाव से खराब हो रही एक पहाड़ी पर इस उम्मीद में चढ़ाई कर रहे हैं कि वो पुरातत्व से जुड़े दुनिया के एक सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठा देंगे। वो रहस्य थे मस्टंग साम्राज्य के पहाड़ों पर बनी गुफाएं। पूरे मस्टंग क्षेत्र में इंसान की बनाई 10,000 से ज्यादा गुफाएं हैं और उनमें से बहुत सी गुफाओं की तो अभी तक खोज भी नहीं हो पाई है। चढ़ाई के आधुनिक साधनों की मदद से भी उनके अंदर घुसना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। मस्टंग की ये गुफाएं वाकई चौंकाने वाली हैं, क्योंकि वो बड़ी ही नाजुक और भुरभुरी चट्टानों से बनी हैं, जो बड़ी आसानी से टूट सकती हैं। ऐसे में उन गुफाओं तक जाने के लिए चट्टानों पर चढ़ाई कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये तय है कि वो गुफाएं इंसानों की बनाई हुई हैं और उन्हें हाथों से खोदा गया है। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि उन गुफाओं को किन लोगों ने खोदा था, क्योंकि ये काम काफी पहले किया गया था। उनके अंदर रिसर्चर्स को कला, शिल्प और धार्मिक लेखों के अवशेष मिले जो कम से कम 14वीं सदी के थे और कुछ तो उससे भी पहले के। उनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी 55 पैनलों वाला वो भित्ति चित्र जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के कई दृश्य दर्शाए गए थे। शायद उनका इस्तेमाल अनुष्ठानों में होता था या फिर ध्यान लगाने के लिए। हम अभी ये ठीक से नहीं जानते कि इन गुफाओं में वो चित्र आखिर किस वजह से लगाए गए थे। सवाल ये उठता है कि उस प्राचीन सभ्यता ने करीब 55 मीटर ऊंची उस खड़ी चट्टान की दीवार में वो गुफाएं क्यों खोदी और कैसे खोदी? इंसान तो सदियों से पहाड़ों की ओर आकर्षित होता रहा है। बात चाहे किसी भी सभ्यता की हो, दुनिया की हर ऊंची चोटी को उसने पवित्र माना है और करीब करीब हर सभ्यता में उन्हें सर्वशक्तिमान देवताओं का घर माना गया है। दुनिया के पहाड़ों ने हजारों साल से लोगों को अपनी ओर खींचा है। वे हमारी दुनिया से स्वर्ग तक जाने का, या कह सकते हैं कि उसके करीब तक पहुंचने का रास्ता माने जाते रहे हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें उन्हें देवताओं का घर कहा गया है। पहाड़ों को देवताओं का घर मानने की बात नॉर्स परंपराओं, भारत और जापान के अलावा करीब करीब हर सभ्यता में कही गई है। हमारा शासक, वो महान शक्ति या ईश्वर किसी ऊंची जगह से ही हमारे ऊपर नजर रख सकता है। ये एक बड़ी तस्वीर देखने जैसा है। इस वजह से बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन पहाड़ों पर एक ऐसा कंट्रोल टावर या कंट्रोल सेंटर है जहां से ईश्वर अच्छी तरह से हमारे ऊपर शासन कर पाता है।
वो चोटियां आसमान के सबसे करीब हैं, इसीलिए वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के आने की सबसे सही जगह हो सकती हैं। माउंट ओलिम्पस, क्या दुनिया भर के पहाड़ देवताओं या फिर परग्रही जीवों का घर रहे हैं? क्या वही इन पहाड़ों पर से इंसानों पर नजर रखते थे और उनसे बातचीत करते थे? बहुत से एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि ऐसा होता था, और सबूत के तौर पर वो उस पहाड़ी की ओर इशारा करते हैं जो प्राचीन दुनिया के शक्तिशाली देवताओं में सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। माउंट ओलिम्पस, ग्रीस। करीब 2900 मीटर ऊंचा यह पहाड़ बाल्कन प्रायद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। प्राचीन मिथ के मुताबिक ये उन अमर देवी देवताओं का घर भी था जिन्हें ओलंपियंस कहते हैं। माउंट ओलिम्पस में एक ऐसा रहस्यमय घर भी बना है जहां देवी देवता बड़े आराम से रह सकते हैं। आज भी इसकी चोटी पर बादल जमा हो जाते हैं और माना जाता है कि उसी जगह पर उन बादलों के बीच देवी देवताओं का निवास था। माउंट ओलिम्पस को प्राचीन यूनानी बड़ा पवित्र मानते थे और उसकी तलहटी में बसा डायन शहर 5वीं सदी ईसा पूर्व में तीर्थ और पूजा अर्चना के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। 4वीं सदी ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट भी एशिया विजय अभियान पर निकलने से पहले डायन आए थे। इस जगह में कुछ तो खास है जो इस पहाड़ को इतना अहम बनाता है। ग्रीक लोग माउंट ओलिम्पस के दीवाने थे और मानते थे कि उस पहाड़ पर असली लोग, असली देवता रहते थे। जब भी उन्हें वहां कड़कती बिजली, तूफानी बादल या कुदरत का कहर नजर आता था तो वो समझ जाते थे कि देवता बहुत नाराज हैं। आसमान में काफी ऊंचाई पर रहने वाले जीव थे जो धरती पर उतरे थे और उन्होंने माउंट ओलिम्पस पर अपना ठिकाना बनाया था। प्राचीन लोग मानते थे कि वो सचमुच के जीव थे जो इंसानों से बातें करते थे। कई साल तक इतिहासकार भी मानते रहे कि ग्रीक कहानियां पूरी कल्पना भर हैं, मगर तभी 1870 में जर्मनी के आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिक श्लीमन ने ट्रॉय की खोज की। हमने डेल्फी के ओरेकल की कहानी भी सुनी है, जिसमें अपोलो देवता ओरेकल के जरिए बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को अब वो जगह मिल गई है जहां पर डेल्फी का ओरेकल था। उस लिहाज से तो अब ये मानना पड़ेगा कि कुछ ग्रीक कहानियां सही हैं। तो क्या ओलंपियंस की कहानियां भी सच्ची हैं? हो सकता है कि वो एलियंस हों और इंसानों को प्रभावित करने के लिए पृथ्वी पर आए हों। अगर माउंट ओलिम्पस सचमुच पृथ्वी पर रहने वाले देवताओं का घर था, तो क्या वो शक्तिशाली देवी देवता एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स थे? 8वीं सदी ईसा पूर्व के यूनानी कवि हेसियड के मुताबिक ओलंपियंस असल में टाइटन्स के बच्चे थे। वो भी देवी देवताओं की एक पीढ़ी थी जो पड़ोस के माउंट ओरिस पर रहते थे। टाइटन्स के दमन से परेशान होकर ओलंपियंस ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी और माउंट ओलिम्पस को अपना ठिकाना बना लिया था। कहा जाता है कि सेना का संचालन पहाड़ की चोटी से किया जाता था और जंग लड़ी जा रही थी दोनों पहाड़ों के बीच के मैदान में। आखिरकार ओलंपियंस जीते और उन्होंने टाइटन्स को बंदी बना लिया। जब भी माउंट ओलिम्पस की बात आती है, कहा जाता है कि वहां एक आलीशान महल था और वहां की दीवारें सोने और चांदी की परतों से चमकती रहती थीं और उन पर रत्न जड़े थे। अगर आज के नजरिए से देखें तो क्या यह नहीं हो सकता कि माउंट ओलिम्पस और माउंट ओरिस असल में सैनिक ठिकाने या मिलिट्री बेस थे, जहां से ओलंपियंस और टाइटन्स अपनी अपनी सेनाओं की कमान संभाल रहे थे? यानी हम उन पहाड़ों पर बने उस बेस की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह काम कर रहा था और वहीं से एलियंस के खिलाफ जंग लड़ी गई थी। क्या यह संभव है कि ओलंपियंस और टाइटन्स के बीच जिस युद्ध की बात की जा रही है वो असल में दो एलियन सेनाओं के बीच हुई एक जंग थी? अगर ऐसा है तो रणनीति के लिहाज से उन्होंने उन पहाड़ों को ही पृथ्वी के संपर्क में रहने का अपना केंद्र बनाया होगा। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि इसके सबूत उस रहस्यमय पहाड़ पर मिल सकते हैं जहां से एक युवराज सितारों के बीच चला गया था। चाइना एंड वुडांग माउंटेन्स, हुबेई प्रोविंस, चीन। करीब 260 वर्ग किलोमीटर में फैली वुडांग पर्वतमाला काफी लंबे समय से चीन के एक सबसे पुराने मत टाओइज्म के लिए बड़ी ही पवित्र रही है। ये प्राचीन मत उस ऊर्जा के साथ सद्भाव में रहने पर जोर देता है जिससे इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज चलती है। वुडांग पर्वतमाला की कुहासे से ढकी चोटियों पर टाओइस्ट मंदिरों और महलों का एक शानदार कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिनमें से कुछ तो 7वीं सदी ईस्वी के भी हैं।
यहीं से टाओइज्म की शुरुआत हुई थी और इस पहाड़ को आज भी बहुत पवित्र माना जाता है। इनमें से सबसे मशहूर मंदिर है नान्यन टेम्पल। सोंग वंश के लेख बताते हैं कि यही वो जगह है जहां से टाओइस्ट हीरो ज़ेन्वू ने अपना युवराज का पद छोड़ दिया था और 27वीं सदी ईसा पूर्व में ज्ञान पाने के लिए वुडांग पर्वतमाला पर चला आया था। ज़ेन्वू की कहानियों में उसे कई अनोखी शक्तियों का मालिक बताया गया है और कहते हैं कि उसके पास कड़कती बिजली और तूफान को बुलाने की ताकत भी थी। ज़ेन्वू का मतलब है संपूर्ण योद्धा। उसके पास जादुई उपचार करने की शक्तियां थी और वो उनके दम पर अपने देश की रक्षा करता था। उसे एक शक्तिशाली रक्षक देवता माना जाता है और कहा जाता है कि ज़ेन्वू को वो सारी क्षमताएं यहीं नान्यन टेम्पल में मिली थीं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी है इसका 2.9 मीटर लंबा वो क्षैतिज स्तंभ जो एक बड़ी गहरी खाई के ऊपर बना हुआ है। उस स्तंभ के एक छोर पर ठीक उस जगह पर धूप अगरबत्ती जलाने के लिए पात्र बना है जहां 2 ड्रैगन्स के सिर मिलते हैं। माना जाता है कि यहीं पर ज़ेन्वू को टाओइज्म की पारलौकिक सच्चाइयों की पहली झलक दिखी थी और सच जानने के बाद वो दोनों ड्रैगन्स पर सवार हुआ और आसमान की ओर चल पड़ा। वो अपनी मंजिल की ओर, श्रेष्ठता की ओर गया और खुद ही स्वर्ग का एक हिस्सा बन गया। ये कहानी बताती है कि देवी देवताओं और पहाड़ों के बीच कितना गहरा रिश्ता था। ज़ेन्वू की कहानी इस बात की मिसाल है कि पृथ्वी से जाने के बाद एक शख्स आसमान में गायब हो गया और सितारों के बीच पहुंच गया। अब ड्रैगन की सवारी का क्या मतलब है? हम आज जिस ड्रैगन की बात करते हैं वो तो कभी थे ही नहीं। वो असल में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे प्राचीन लोग समझ नहीं पाए। क्या हम ये नहीं कह सकते कि वो जिस ड्रैगन का इस्तेमाल कर रहे थे वो असल में एक स्पेसशिप था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ेन्वू वुडांग पर्वतमाला की उस चोटी का इस्तेमाल एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर कर रहा था? नीचे से देखने वाले लोगों को तो आसमान में आग उगलता एक ड्रैगन और रोशनी ही दिखती होगी जिसे उन्होंने सचमुच का जीव समझ लिया। लोग उसे देखकर इतने हैरान थे कि वो सिर्फ एक मिथक ही नहीं बल्कि एक धर्म भी बन गया था। आज जब हम नान्यन टेम्पल को देखते हैं तो लगता है कि हमें इस बात के कई सारे ठोस सबूत दिए जा रहे हैं कि ज़ेन्वू इस चोटी तक आ सकता था और यहीं से वो स्वर्ग की ओर गया था। ये इस बात का पुख्ता सबूत हो सकता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स और इंसान के बीच संपर्क था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ज़ेन्वू भी एक एलियन था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि हाँ, ये सच है और वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ यही एक ऐसा पहाड़ नहीं था जहां परग्रही आते जाते थे। मैसेडोनिया एंड कोकिनो ऑब्जर्वेटरी, तातीसेव कामन, मैसेडोनिया, 2001। पुरातत्व शास्त्री एक ज्वालामुखी की चोटी पर समंदर की सतह से करीब 1000 मीटर ऊपर एक ऐसी खोज करने में कामयाब रहे जो उनके मुताबिक करीब 4000 साल पुरानी एक वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी के अवशेष थे। मैसेडोनिया की कोकिनो ऑब्जर्वेटरी को नासा ने भी दुनिया में अपनी किस्म का सबसे अनूठा माना है। ये काफी हद तक कंबोडिया के मंदिर और स्टोनहेंज जैसा ही है। वहां पत्थरों से बने 4 सिंहासन हैं जिनका रुख पूर्व की ओर है, यानी उस दिशा में जिधर से सूरज उगता है। उन 4 सिंहासनों के अलावा वहां इंसान के बनाए हुए कुछ ऐसे निशान भी हैं जो बड़े ही सटीक तरीके से खगोलीय चाल पर नजर रखते हैं। ये जगह सूरज की चाल पर, संक्रांतियों पर और एक्विनॉक्स के उन दिनों पर भी नजर रखती है जब दिन रात बराबर होते हैं। उन्हें यह भी पता लगा कि कोकिनो ऑब्जर्वेटरी असल में चांद पर आधारित एक कैलेंडर भी है जो चांद के अलग अलग चरणों और उसके 19 साल के ग्रहण चक्र को भी दिखाती है। ये इस बात का सबूत है कि उनके पास बड़ी उन्नत जानकारी थी। वो जगह चांद की चाल पर नजर रखती है और उसके साथ साथ सप्तर्षि तारा मंडल यानी प्लाइदीस की स्थिति पर भी। दुनिया की बहुत सी प्राचीन संस्कृतियों में जैसे कि मिस्र, यूनानी, माया और सेल्ट और अमेरिका के कई आदिवासी कबीलों में प्लाइदीस तारामंडल को देवताओं से जोड़ा गया है। तारों के इस समूह को सबसे पहले नेब्रा स्काई डिस्क के नाम से जाना जाता था। ये बात है 17वीं सदी ईसा पूर्व की और यही वो वक्त था जब कोकिनो वेधशाला बनी थी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि कोकिनो का प्लाइदीस तारामंडल से जुड़ा होना महज इत्तेफाक नहीं है। पत्थर के वो सिंहासन हमें दुनिया भर में मिलते हैं।
पेरू के सक्सेहुआमन में, ग्रीस में और इटली में भी। अगर हम इन बातों पर गौर करें तो यही लगता है कि इन जगहों पर काफी पहले सितारों के जीव या एलियंस आते थे। जिसने भी ये वेधशाला बनवाई थी वो शायद उनसे मिलने की घटना को हमेशा के लिए यादगार बना लेना चाहता था। क्या कोकिनो ऑब्जर्वेटरी इस बात का सबूत है कि मैसेडोनिया की पहाड़ियों पर एलियंस आते थे? क्या परग्रही इन जगहों पर आकर इंसानों के साथ अपना वैज्ञानिक ज्ञान बांटते थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि ये बात सही है और सबूत के तौर पर वो उन सभ्यताओं की ओर इशारा करते हैं जो मानती हैं कि परग्रही आज भी इन पहाड़ों पर आते हैं। एंडीज माउंटेन्स 2009। इस पूरे क्षेत्र से हजारों लोग ओसंगेट पहाड़ों की सिनकारा घाटी में क्विलर रीटी यानी स्नो स्टार उत्सव के लिए आते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहाँ रहने वाले कैथोलिकों ने इस सालाना जलसे को 1780 में अपना लिया, मगर ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी शुरुआत शायद कई सौ या हजारों सालों पहले हुई थी। कहीं सुनी परंपराओं से यही लगता है कि ये उत्सव सितारों के एक समूह से जुड़ा था जिसे यहाँ के कचुआ लोग कोका कहते थे। ये वही प्लाइडीज तारा मंडल है जिसे मैसेडोनिया की कोकिनो ऑब्जर्वेटरी से देखा गया था। स्नो स्टार उत्सव एक बहुत पुराना त्योहार है जो सितारों से जुड़ा हुआ है, खासकर प्लाइडीज से, जो अप्रैल के महीने में दक्षिणी हेमिस्फीयर से गायब हो जाता है और जून के महीने में फिर से नजर आने लगता है। क्या ये एक संयोग भर है कि मैसेडोनिया की पहाड़ों पर बनी एक प्राचीन वेधशाला और यहाँ से करीब 11,000 किलोमीटर दूर पेरू में पहाड़ों पर मनाया जाने वाला उत्सव दोनों प्लाइडीज तारामंडल से जुड़े हुए हैं? केचुआ लोग प्राचीन इनका लोगों के वंशज हैं। वो हर साल इस जगह पर आते हैं जो 4 पवित्र पहाड़ों से घिरी है। खुशहाली की उम्मीद में वो यहाँ अपनी पारंपरिक वेशभूषा में कई दिनों तक रहते हैं, नाचते गाते हैं और इन पहाड़ों की रूह अपू को चढ़ावा चढ़ाते हैं। प्राचीन इनका सभ्यता के लोग मानते थे कि पहाड़ों पर रूहें रहती हैं जिन्हें वो अपू कहते थे। कबीलों के सरदार और पुजारी उनसे बात कर सकते थे। अपू पारलौकिक होते हैं लेकिन वो देवी या देवता नहीं होते। इनका लोग मानते थे कि अपू ऐसे जीव हैं जिसका अपना एक शरीर है और वो उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। वो ऐसे जीव हैं जो उनकी सभ्यता और उनके पास मौजूद टेक्नोलॉजी के लिहाज से बड़े ही अनोखे हैं। इन बातों से तो यही लगता है कि कहीं अपू भी ऐसे एलियंस तो नहीं थे जो इनका लोगों के संपर्क में थे। शायद आज भी लोग पहाड़ों पर इसी वजह से आते हैं कि उन्हें अपू मिल जाएंगे। क्या ये मुमकिन है कि अपू असल में प्लाइडीज तारा मंडल के जीव हों? शायद इसका जवाब हमें उस उत्सव के अंत से मिल सकता है। उत्सव के आखिर में केचुआ समुदाय के कुछ चुने हुए लोग पहाड़ी ग्लेशियर की बड़ी मुश्किल चढ़ाई चढ़ते हैं। वो उस बर्फ की तलाश में जाते हैं जिसे वो स्नो स्टार कहते हैं। तीर्थ करने वाले लोग पहाड़ी की चोटी पर जाकर अपू से वो खास बर्फ मांगते हैं। माना जाता है कि उस खास बर्फ में उपचार की जादुई शक्ति होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ एक एलियन स्पेसक्राफ्ट आया हो जिसे यहाँ के आदिवासी लोग तारा कहते हों और उसके यहाँ उतरने पर एक ऐसी एनर्जी निकली हो जिससे उस खास इलाके की बर्फ पर असर हुआ हो? प्राचीन दुनिया में हर जगह पर इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स पवित्र पहाड़ों पर आते थे। हो सकता है कि हम आज स्नो स्टार उत्सव के विधि विधान में भी वही सब देख रहे हों। चाइना एंड माउंट ताई। अगर एलियंस सचमुच एंडीज पहाड़ों की ग्लेशियर वाली बर्फ में अपनी उपचार की टेक्नोलॉजी छोड़ गए थे तो क्या हमें दुनिया के दूसरे पहाड़ों पर भी इस बात के सबूत मिलने चाहिए? शैनडोंग प्रोविंस, चीन। इसे पूर्व का खगोलीय शिखर भी कहते हैं। यहाँ के माउंट ताई पर लोग 3000 साल से तीर्थ और पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। माउंट ताई को एक बड़ी ही शक्तिशाली जगह माना जाता है, वो जगह जहाँ इंसान रूहानी ताकतों से बात कर सकते हैं। चीन का इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल के 72 सम्राटों ने माउंट ताई की तीर्थ यात्रा की थी। सम्राट वहां पर ऐसे अनुष्ठान करते थे जो उनके साम्राज्य के लिए बड़े जरूरी होते थे। 110 ईसा पूर्व में हान वंश के सम्राट वू ने वहां एक यात्रा की थी। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस पहाड़ पर कुछ अजीबोगरीब चीजें नजर आई थीं।
कहा जाता है कि वहां क्षितिज से आती रोशनी की एक लकीर दिखी थी और उस टीले से एक रहस्यमयी सफेद बादल भी उमड़ा था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। आज के नजरिए से देखें तो वो रोशनी और बादल एक यूएफओ हो सकता था, जिसे लोगों ने गलती से एक दिव्य घटना मान लिया था। चीन के लोग यही मानते हैं कि उनके सम्राट देवताओं से बात करने जाते थे। ऐसे में यह भी तो हो सकता है कि वो एलियंस चीन के शासकों को कामकाज चलाने के लिए सलाह देते हों। क्या चीन के सम्राट सचमुच एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के संपर्क में थे? जापान एंड द टेंगू। शिकोकू, जापान। इस प्राचीन टापू पर खड़ा है करीब 1900 मीटर ऊंचा माउंट इशिजुची, जो जापान का एक सबसे पवित्र पहाड़ माना जाता है। इसकी नुकीली चोटी को टेंगू डेक कहते हैं और इसे ये नाम मिला है उस खौफनाक राक्षस टेंगू से। वो बड़े ही डरावने इंसान और परिंदे के बीच के जीव थे। उन्हें डैने थे, खतरनाक दांत थे और वो उड़ भी सकते थे। जापानी कहानियों में टेंगू को रासू टेंगू यानी क्रो टेंगू भी कहा जाता है। वो बड़े बड़े अंडों से पैदा होते थे और इंसानों को बहुत परेशान करते थे। अक्सर उन्हें अगवा भी कर लेते थे। माउंट इशिजुची की कहानी एक 6 साल के बच्चे से जुड़ी है जो पहाड़ पर भटक गया था। जब वो लौटा तो उसने बताया कि एक अनजान इंसान ने उसे आंखें बंद करने को कहा और आंखें खोलते ही वो सुरक्षित अपने घर में था। टेंगू में आस्था इतनी गहरी थी कि 1860 में सरकार ने उन्हें नोटिस देकर वहां से चले जाने को कहा था। लेकिन टेंगू असल में क्या थे? दुनिया के हर हिस्से में हमें परिंदा मानवों की कहानियां मिलती हैं। उनके डैने शायद एक प्रतीक थे कि वो उड़ सकते हैं, हो सकता है अपने स्पेसक्राफ्ट में। हम डैनो वाले जिस सबसे बड़े जीव या देवता की बात करते हैं वो तो अनुनाकी ही हैं। आज भी दुनिया भर की म्यूजियम्स में हम इन बड़े डैने वाले शानदार जीवों की मूर्तियां देख सकते हैं। सुमेरिया की पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि एक दिन अनुनाकी वापस आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं गए ही नहीं और छिपने के लिए उन्होंने पहाड़ों को चुना। क्या जापान के टेंगू सुमेरिया के अनुनाकी से जुड़े हो सकते हैं? अगर ये सच है तो वो दुनिया के दूसरे पहाड़ों पर भी छिपे हो सकते हैं। कैनरी आइलैंड्स एंड पिरामिड्स। टेनेरिफ, कैनरी आइलैंड्स समंदर के नीचे मौजूद अपने तल से करीब 7500 मीटर की ऊंचाई तक खड़ा माउंट तेदी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसके आसपास के इलाके में किसी जमाने में रहस्यमय ग्वांचे लोग रहते थे। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि माउंट तेदी के पास मौजूद पिरामिड्स की श्रृंखला ग्वांचे लोगों ने ही बनाई थी। उन्होंने जो पिरामिड्स बनवाए थे वो इजिप्ट और मेयान सभ्यता में मिले सीढ़ी नुमा पिरामिड्स के जैसे ही थे। ऐसा लगता है जैसे उनका उस ज्वालामुखी से कोई खास रिश्ता है। क्या वो ऐसी जगह थी जहां से देवताओं से संपर्क साधा जा सके? लेकिन सवाल ये उठता है कि वो पिरामिड्स बनाए ही क्यों गए थे? क्या वो पूजा की जगह थे या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का स्वागत करने के लिए बनाए गए थे? ग्वांचे लोग मानते थे कि माउंट तेदी असल में एक विशाल पिरामिड है जिसे देवताओं ने वहां रखा है। वो लोग कहते थे कि वो उस पहाड़ पर देवताओं के यानों को आते जाते देखते हैं। हो सकता है वो यूएफओज हों। प्राचीन मिस्र के लोग अपने पिरामिड्स को जन्नत की सीढ़ियां कहते थे। क्या ये नहीं हो सकता कि ग्वांचे लोगों के बनाए पिरामिड्स भी जन्नत में जाने के दरवाजे या पोर्टल्स हों? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स कहते हैं कि ऐसा ही था और आज भी माउंट तेदी के आसपास बड़ी अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं। उस जगह पर अक्सर यूएफओज नजर आते हैं। जून 1976 में वहां लोगों ने आसमान में एक तेज चमकती हुई चीज देखी जो करीब 3 मंजिला ऊंची एक ग्लोब जैसी कोई चीज थी और कहीं कहीं से पारदर्शी भी थी। उस मामले की जांच स्पेन की सेना ने भी की थी। क्या ग्वांचे लोग किसी जमाने में माउंट तेदी पर सचमुच एलियंस को आते जाते देखते थे? बहुत से थियरिस्ट मानते हैं कि एलियंस ने उन पहाड़ों के अंदर अपने काफी बड़े बड़े मिलिट्री बेस भी बना रखे थे। फ्रांस एंड बुगारेश। बुगारेश, फ्रांस 2012। दुनिया मान रही थी कि मेयान कैलेंडर का अंत एक महाविनाश के साथ होगा। इस डर से बहुत से लोग इस पहाड़ी गांव में चले गए, इस उम्मीद में कि एलियंस उन्हें बचा लेंगे।
बुगारेश को एक बहुत ही पवित्र पहाड़ माना जाता है। यहाँ काफी यूएफओज नजर आते हैं और अजीबोगरीब रोशनी दिखती है। इस पहाड़ पर चूना पत्थर की गुफाओं की एक भूल भुलैया सी बनी हुई है। इन्हें देखकर बहुत से लोगों ने मान लिया कि यहाँ एलियंस का एक अंडरग्राउंड बेस है जहाँ वो हजारों सालों से रह रहे हैं। 2012 में कयामत के डर से वहाँ भीड़ जमा हो गई। उन्हें यकीन था कि एलियंस पहाड़ से बाहर आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। तो क्या सचमुच फ्रांस के उस पहाड़ के अंदर परग्रही हजारों सालों से छिपे बैठे थे? और अगर ऐसा है तो क्या दुनिया के दूसरे पहाड़ों पर भी उनके गुप्त ठिकाने हैं? माउंट शास्ता। माउंट शास्ता, कैलिफोर्निया। करीब 4300 मीटर ऊंचा यह पहाड़ कई हजार सालों से अनोखी कहानियों का केंद्र रहा है। यहाँ के आदिवासी अमेरिकी मानते हैं कि इंसान का जन्म ही माउंट शास्ता में हुआ था। उनका कहना है कि एक बार दुनिया में आई तबाही से बचने के लिए लोगों ने उस पहाड़ के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई थी। 1890 के दशक में एक किताब लिखी गई थी जिसमें दावा किया गया कि एक उन्नत सभ्यता माउंट शास्ता के अंदर बने चैम्बर्स में रहती है। इतने सालों में वहां इतनी उड़न तश्तरियां या यूएफओज नजर आए कि इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि माउंट शास्ता के अंदर कुछ जीव काफी लंबे समय से रह रहे हैं। तो क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स सचमुच पृथ्वी पर पहाड़ों के अंदर छिपकर रह रहे हैं? जब से कहानियों का जन्म हुआ है, ऊंचे पहाड़ हमारे आकर्षण का केंद्र रहे हैं। दुनिया भर में हमें पवित्र पहाड़ों से जुड़े मिथ मिलते हैं जहां देवता या सितारों से आने वाले जीव उतरते थे। इंसान इतिहास की शुरुआत से ही ऐसी जगहों की ओर आकर्षित होता रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एलियंस ने दुनिया भर के पहाड़ों पर अपने ठिकाने बना रखे हैं। वो वहां से हम पर नजर रखते हैं और शायद आज भी हमारे मामलों में दखल देते हैं। और यही कारण है कि हम पहाड़ों की ओर खींचे चले जाते हैं। हमारा दिल कहता है कि वो एलियन गॉड्स वहीं रहते हैं और हमेशा से वहीं थे। क्या एंशिएंट एलियंस ने हमारी सभ्यता को दिशा दी है? शायद एक दिन हमें ये पता लग जाए कि हमारे पहाड़ों पर परग्रही सिर्फ हमारे अतीत में ही नहीं रहते थे, बल्कि वो वहां आज भी मौजूद हैं।